Hello my dear students, welcome to my channel and I hope you all are doing great और आपके हिंदी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज MHD 2 के एग्ज़ाम के बाद आपको एक भी दिन का गैप नहीं मिला हुआ MHD 3 एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी साइमल्टेनियसली करते रहो और उनके क्वेश्चंस को लर्न करते रहो। तो इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम MHD जो 3 है आपका उपन्यास एवं कहानी वाला पेपर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यूट्यूब पे हम जो भी पढ़ाएंगे उनका फ्री PDF आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से, जिसका नाम है hindustanknowledge.com। सो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो के बाद जब PDF अपलोड होगा तो व्हाट्सएप चैनल पे हम आपको डायरेक्ट लिंक शेयर करेंगे जहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको MHD 3 के नोट्स या गेस्ट पेपर्स कुछ भी परचेज करना है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज देखो, जो पहला आपका क्वेश्चन है वो मैला आंचल जो है उपन्यास, ठीक है, उससे लिया हुआ है। तो जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो मैला आंचल से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हो सकता है कि अभी आगे एग्ज़ाम में भी वो आ जाएं। तो मैला आंचल की आपको शिल्पगत जो विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो मैला आंचल फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक यथार्थवादी आंचलिक उपन्यास है। सबसे पहले आप बता देंगे कि ये क्या है। और इसके अंदर बिहार के ग्रामीण जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का एक हमें सजीव चित्रण देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसकी शिल्प व्यवस्था और भारतीय उपन्यास साहित्य में नवीन प्रयोगों और लोक संवेदनाओं की ये एक तरीके की मिसाल है। अब हम इसके फीचर्स को जानेंगे, जैसे कि सबसे पहला आंचलिकता की विशिष्ट अभिव्यक्ति। यह उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास की परंपरा का सूत्रपात करता है। पूर्णिया बिहार अंचल की बोली, रीति रिवाज, लोक गाथा, खान पान, रहन सहन, इन सभी का एक जीवंत चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ हमें इसके अंदर ना उपन्यास में जो स्थानीय शब्द होते हैं, वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज होती है और वहाँ की जो कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उन सभी का इसमें भरपूर प्रयोग हुआ है, ठीक है। कथा विन्यास और प्रयोगशीलता। तो परंपरागत शिल्प से हटकर उपन्यास जो है आपका कोलाज शैली में लिखा गया है। एक मुख्य कथा के साथ साथ कई उपकथाएं और प्रसंग समांतर रूप से इसमें चलते हैं। यह उपन्यास चरित्र प्रधान नहीं बल्कि समष्टि प्रधान है। पूरा गांव एक पात्र जैसा इसमें बन जाता है। और इसमें कौन कौन सी दूसरी हमें भाषाएं देखने के लिए मिलती हैं, आप उनका वर्णन कर सकते हो, जैसे कि हिंदी के साथ मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, देशा शब्द जो है वो सारे हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। संवाद जो है वो वहाँ पे जो मतलब जो लैंग्वेज है उनकी, वहाँ पे व्यंग्य, रहस्य, हास्य, ये सब देखने के लिए मिलता है। पात्रों की भाषा उनके सामाजिक स्तर और व्यक्तित्व के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। प्रकृति का चित्रण, गांव का पूरा चित्रात्मक वर्णन, वहाँ की ध्वनियों का वर्णन और छोटे छोटे जो दृश्य होते हैं ना, उनका वर्णन हमें इसमें मिलता है। मैला आंचल स्वयं एक गहरा प्रतीक है शोषित समाज के प्रदूषित सम्मान का। गांव, नदी, दलित पात्र, ये सब प्रतीकात्मक रूप में इनका प्रयोग हुआ है। रेखांकित चरित्रों की उपस्थिति से सामाजिक यथार्थ का गहन बिंब भी इसमें बनता हुआ हमें दिखता है। पत्रकारिता की इसमें एक शैली देखने के लिए मिलती है, जैसे कोई संवाददाता गांव की स्थिति का ब्यौरा दे रहा हो तो आप बता सकते हो इसकी शैली के बारे में। इसमें ग्रामीण जीवन के सूक्ष्म विवरण और खबरनुमा जो घटनाएं हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। और शैली विविध है, हास्य, व्यंग्य, करुणा, यथार्थ, सभी के सभी जो हमारे भावनात्मक रंग हैं उन सभी का इसके अंदर संतुलित रूप से प्रयोग हुआ है, ठीक है। और आप एक छोटा सा निष्कर्ष दे देना अपने आंसर में कि भाई मैला आंचल का शिल्प परंपरा और नवीनता का एक समन्वय है और इसकी शिल्पगत विशेषताएं इसे न केवल आंचलिक उपन्यासों में विशिष्ट बनाती हैं बल्कि ये समकालीन हिंदी कथा साहित्य को भी एक नई दिशा प्रदान करता है। फणीश्वरनाथ रेणु की यह
प्रयोगधर्मिता भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ को न केवल दृश्यात्मक बल्कि श्रव्यात्मक अनुभव भी बना देती हैं। फिर है आपका दूसरा कि पुरस्कार कहानी में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना। तो जो आपकी पुरस्कार कहानी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और उस कहानी के अंदर हमें क्या राष्ट्रीय भावना और क्या व्यक्ति चेतना देखने के लिए मिल रही है, उसके ऊपर हमें विचार करना है। तो पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली कहानी है जो कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में रची गई है। तो यानी कि जिस टाइम पे हमारा स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उस टाइम पे ये लिखी गई है। इस कहानी में राष्ट्रभक्ति, अपने देश के लिए जो हमारा प्रेम है, वो आत्म बलिदान, ठीक है, खुद को आगे ना रख के दूसरों को आगे रखना, और व्यक्ति की आंतरिक चेतना को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ इसमें हमें प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि उस काल के मनुष्य की आत्मा और संघर्षशील चेतना का साहित्यिक चित्र है। ओके, तो राष्ट्रीय भावना का हम इसमें चित्रण देखते हैं, जैसे कि हमें इसमें स्वराज्य की आकांक्षा देखने के लिए मिलती है। कहानी के केंद्र में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वह भावना है जो राष्ट्र के प्रति बलिदान और समर्पण को सर्वोच्च आदर्श मानती है। देन उसके बाद राजा और उनके प्रतिनिधि अशोक जैसे पात्रों के माध्यम से लेखक ने उस समय के समाज की राजनीतिक चेतना को भी इसके अंदर व्यक्त किया है। तो कहानी में हमें राष्ट्रीय भावना का चित्रण देखने के लिए मिलता है और कैसे जयशंकर प्रसाद ने कहानी में अपने स्वराज्य की आकांक्षा को व्यक्त किया है। फिर जो विदेशी सत्ता है, तो क्योंकि ये कहानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखी गई है, तो इस कहानी में हमें विदेशी सत्ता के विरुद्ध एक विरोध देखने के लिए मिल रहा है। ब्रिटिश सत्ता द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को अस्वीकार कर देना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की अभिव्यक्ति देखने के लिए मिलती है। यह कथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमन में पल रहे आक्रोश को रेखांकित करती है, भारतीय संस्कृति और मूल्यों की प्रतिष्ठा को बनाकर रखती है। राष्ट्र प्रेम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का भी स्वर बनकर उभरता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले राष्ट्रीय भावना का जो चित्रण हमें कहानी में देखने के लिए मिला है उसको 2-3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर देना है। फिर हम व्यक्ति की चेतना का चित्रण देखेंगे। कहानी का जो नायक है वो केवल अपने राष्ट्र के लिए बलिदान नहीं देता, वो बल्कि अपने नैतिक मूल्य, आत्मसम्मान और आत्मिक विश्वास के आधार पर निर्णय लेता है। यह उसके चरित्र में गहरी व्यक्ति चेतना को प्रकट करता है। जब नायक उस पुरस्कार को अस्वीकार करता है जो शोषणकारी सत्ता द्वारा दिया गया है, तो यह केवल विद्रोह नहीं है बल्कि उसकी अंतर प्रेरणा से उपजी हुई क्या है, चेतना है। तो कहानी का नायक केवल राष्ट्र के लिए बलिदान नहीं दे रहा, ठीक है, वो अपने आत्मसम्मान के लिए भी लड़ रहा है। उसके चरित्र में हमें व्यक्ति चेतना देखने के लिए मिलती है। दूसरा, वो पुरस्कार को जब अस्वीकार करता है तो यानी कि वो शोषणकारी जो सत्ता है उसके खिलाफ क्या कर रहा है गाइस, उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है, ठीक है। तो वह पुरस्कार को आत्मगौरव का क्या मानता है, हनन मानता है कि अगर वो उस पुरस्कार को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे उसका जो आत्मगौरव है वो खत्म हो जाएगा, उसका हनन हो जाएगा। व्यक्ति चेतना का मुख्य स्वर यह है कि नायक सत्ता के भय या लोभ से परे जाकर अपने विवेक और आत्मबल से प्रेरित होकर निर्णय लेता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, ठीक है। तो अपने विवेक से वो निर्णय ले रहा है, वो उस जो विदेशी सत्ता है उससे डर नहीं रहा और ना ही उसे किसी भी प्रकार का लोभ है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है ये इस बात को स्पष्ट करती है कि राष्ट्र की सच्ची सेवा वही कर सकता है जिसकी अपनी चेतना जागृत हो, ठीक है, जिसकी खुद की चेतना जागृत हो। व्यक्ति और राष्ट्र के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहानी का नायक जब व्यक्तिगत रूप से आत्मबल और नैतिकता के आधार पर कार्य करता है तब वही उसका कार्य राष्ट्र की सेवा भी बन जाता है, ठीक है। तो वही कार्य उसका क्या बन जाएगा, राष्ट्र की सेवा बन जाएगा जब वो व्यक्तिगत रूप से आत्मबल अपने लिए काम करेगा, नैतिकता से वो सोचेगा,
तो व्यक्ति के हित और राष्ट्र के हित जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वो राष्ट्र की सेवा बन जाती है। तो पुरस्कार कहानी में जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रभक्ति और व्यक्ति चेतना को परस्पर पूरक रूप में प्रस्तुत किया है। यह केवल एक कथानक नहीं है बल्कि विचार और मूल्यों की संरचना है, जहां राष्ट्र सर्वोपरि होते हुए भी व्यक्ति की आत्मा जो है वह स्वतंत्र है। वह स्वतंत्र आत्मा ही स्वराज्य की सच्ची नींव है। इसलिए पुरस्कार एक कालजयी रचना है जो आज भी राष्ट्र और व्यक्ति के संबंध पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। तो ये हमारी MHD जो आपका 03 है उसकी पार्ट 1 वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आने वाले टाइम में हम पार्ट 2, 3, 4 भी लेकर आएंगे ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं तो।